चलिए अब हम लोग वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब बिहार का वीडियो सीरीज हम लोग देखते हैं। इसमें कंप्लीट बिहार पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार, और ये मेरा ये पहला नोट्स है। इसके बाद और भी नोट्स आएंगे जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ जो कंटेंट रहेगा, कुछ कंटेंट उस वाले नोट्स में भी रहेंगे। तो ऐसे 2-3 मेरे नोट्स हैं, तो उसे पूरा कर करके हम लोग बिहार कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए पहला नोट्स हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार देखते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है यूरोपियन कंपनी इन बिहार। किस तरीके से जो है यूरोपियन कंपनी बिहार में आई थी और अपने यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करती है। तो सबसे पहली जो कंपनी आई थी यूरोपियन कंपनी, जो कि पोर्तुगीज है। ठीक है, ये पोर्तुगीज कहाँ पे सबसे पहले अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश की थी? तो ये थी बंगाल के हुगली में। ठीक है, तो ये सबसे पहले पोर्तुगीज ने इस्टेब्लिश किया था बंगाल के हुगली में ट्रेडिंग सेंटर। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, तो ये आप ध्यान पर रखिएगा कि पोर्तुगीज ने हुगली पर एक ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि डच फैक्ट्री जो है कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया था बिहार में? तो ये 1632 है। तो इसका तो बहुत आसान सा ट्रिक होता है कि 16 × 2 32। तो ये 1632 में डच फैक्ट्री ने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे। और कौन से एरिया में था? ये था आज का जो पटना कॉलेज वाला एरिया है, वो पहले डच का फैक्ट्री हुआ करता था। तो 1632 के समय में कौन से मुग़ल एम्परर मौजूद थे? उस समय शाहजहाँ मौजूद थे। तो ये भी एक फैक्ट हो जाता। तो मेनली ये इतनी सारी कंपनी क्यों बिहार आया करती थी? तो इनको मेनली ट्रेड करना था ये इन प्रोडक्टों पर, जो एक पहला है कॉटन, और दूसरा है सिल्क, तीसरा ओपियम, चौथा शुगर, पांचवा है साल्ट पीटर, जिसको गन पाउडर भी कहते हैं या हिंदी में शोरा भी कहते हैं। तो ये 4-5 प्रोडक्ट ऐसा जिसके चलते जो ये लोग बिहार में आकर अपना कंपनी सेटअप, अपना ट्रेडिंग पॉइंट सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने फाइनली अपना फैक्ट्री जो है कब इस्टेब्लिश किया? इन्होंने पटना में अपना 1657 से 1658 के बीच में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट है, तो ये देख लीजिए कि 1620 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई कर रही थी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, लेकिन बट फाइनली जो ये फैक्ट्री सेटअप कर पाती है वो 1651 में। तो कुछ सोर्स में 1651 भी लिखता है और कुछ सोर्स में 1657 भी रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान पर रख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जैसे कि इतना सारा जो एविडेंस है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि जिसमें हमको ये सब जिक्र मिलता है कि कब क्या चल रहा था उस समय। तो एक ट्रेवेनियर नाम का एक ट्रेवलर था, तो ये पटना में आकर यहाँ पे 8 दिन के लिए रहा था। तो उसने एक बुक लिखा था जिसमें कि ये सारी जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये एक याद रखिएगा, ट्रेवेनियर है। ठीक है, ट्रेवेनियर, T फॉर ट्रेवेनियर, T फॉर ट्रेवलर। ठीक है, ये ट्रैवल कर पटना में आया और 8 दिन यहाँ पर रहा था। तो ये भी फैक्ट है। और यहाँ पे फिर एक आती है जो यूरोपियन कंपनी है, डेनिश यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, इन्होंने भी फैक्ट्री आकर पटना में इस्टेब्लिश किया था। ये था ईयर 1774 1775। ठीक है, तो आप ये याद देख सकते हैं कि सबसे पहले 1632 में आता, फिर 1651 या 1657, फिर लगभग इससे 125 साल बाद जो है जो ये डेनिश की फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आया पोर्तुगीज, जो हम लोग देखे हुगली में किया, फिर आता है डेनिश, फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे पोर्तुगीज, ये आता है डच, फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आता है डेनिश, फिर लास्ट में अब जैसे कि फ्रेंच का भी यहाँ पे फैक्ट्री मिलता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं चलता। तो फ्रेंच का पता नहीं चलता एग्जैक्ट डेट कहीं पे भी। तो ये क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांस। ठीक है, इसी तरह का क्रोनोलॉजी इंडिया के लिए भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे कि 1717 में जो है फारूक सियार ने, उस समय ये मुग़ल एम्परर थे फारूक सियार, तो उसने फरमान रिलीज किया था उन्होंने। तो फिर ये फरमान में क्या था कि ये कंपनी को जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना, बिहार, बंगाल और मद्रास, ये 3 अलग अलग प्रोविंस हो जाता है। बिहार, बंगाल और मद्रास में जाकर ये ट्रेड कर सकते हैं। और
ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये पहला हो, इनको फरमान में मिलता है क्लॉज। दूसरा क्लॉज ये रहता है कि कंपनी जो है ना अब खुद का अपना सिक्का भी जो है मिंट कर सकती है। तो ये भी परमिट इनको मिला था। तो ये देखिए, ये कंपनी को मिला था, ना कि ब्रिटिश इंडिविजुअल को मिला था। तो इसके आड़ में क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिविजुअल फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये कंपनी को मिला था और कंपनी के आड़ में ब्रिटिश इंडिविजुअल इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कस्टम ड्यूटी और ये सब फ्री पास मिला था कि कहीं पे भी आपको कस्टम पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसका मिसयूज करती है ब्रिटिश इंडिविजुअल, जो कि फाइनली ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज बनता है बैटल ऑफ प्लासी होने में। बैटल ऑफ प्लासी का तारीख क्या है कि 23 जून 1757 को जो ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ये प्लासी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आज वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है वहाँ पे। और यहाँ पर एक नदी होती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी जो है यहाँ से बहती है, ये भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच के साथ नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई की गई थी। तो ये इंडिविजुअल का नाम याद रखेगा, नवाब सिराजुद्दौला। ये उस समय बंगाल के नवाब थे। तो इसमें ऑप्शन में अलीवर्दी खान भी रहेगा, सुजाउद्दौला भी हो सकता है या कुछ और भी रहे। तो आप ये रखिए, ये सिराजुद्दौला से इनकी बैटल की गई थी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव और ये नवाब सिराजुद्दौला। और फिर फाइनली इसका आउटकम क्या होता है, फिर इसका फाइनली आउटकम होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो ब्रिटिश जब जीत जाती है तो ये अपना रूल अब जो है यहाँ पे बंगाल में इस्टेब्लिश कर लेती है। और फिर ये जमकर यहाँ पे एक्सप्लॉइट करती है, यहाँ से वेल्थ को जो है इंडिया से बाहर लेके जाती है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन तो होता ही होता है और भी होता है। अब ये क्या करते, जैसे ये जब बैटल ऑफ प्लासी का जंग जो जीत जाती है रॉबर्ट क्लाइव, तो फिर ये अपना नवाब जो है बैठा देती है, जिसका नाम होता है मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र जो था ना, ये मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का के कमांडर चीफ थे। तो लेकिन ये इसको क्या करते हैं, ये सिराजुद्दौला को धोखा दे करके ये खुद जो है अदर पार्टी के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाते हैं। तो जिसके चलते वो फिर क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और भी कुछ इंडिविजुअल थे, मानिक चंद थे और कौन सेठ थे, ये सब भी मिलते हैं। तो ये सब के चलते जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और फाइनली मीर जाफ़र जो है 1757 से लेकर 1760 तक जो है वो एज ए पपेट फिगर की तरह रूल करता है वहाँ पे। ये इनकम्पिटेंट फिगर था, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन लोगों के पर्सपेक्टिव से इनकम्पिटेंट था। ठीक है, ये पूरी तरीके से फ्री ये राइट दे दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप आराम से कुछ कर सकते थे। इवन इसमें ब्रिटिश इंडिविजुअल भी कर लेते थे, तो इनको दिक्कत नहीं होता था। मीर जाफ़र कुछ नहीं बोलते थे अगर ब्रिटिश इंडिविजुअल भी अगर इस फ्री ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि फिर मीर जाफ़र के बाद आता है फिर मीर कासिम। ठीक है, जब मीर जाफ़र जब एक्सप्लॉइटेशन देखता है कि इतना ज़्यादा होने लगता है, तो फिर देखता है कि इतना ज़्यादा होने लगा, तो फिर जब ये बोलता है तो उसके जगह पे फिर मीर जाफ़र को हटा करके फिर मीर कासिम को बैठाया जाता है। जब मीर जाफ़र अगर ये आवाज़ उठाता है, तो जब मीर कासिम बैठाया जाता है, तो फिर ये क्या होता है ना कि ये भी पहले ये सबसे पहला काम क्या करता है कि बहुत सारा रिफॉर्म लाता है, मिलिट्री रिफॉर्म को मजबूत करता है, अपने पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसके शासनकाल में ये होता है कि ये जो अपना जो उस समय कैपिटल था बंगाल का, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद के कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट कर देता है। हम लोग जानते हैं मुर्शिदाबाद फेमस किस लिए, यहीं पे जो है जो अरिजीत सिंह का घर है, जो सिंगर है, ये आज के समय में जो सिंगर अरिजीत सिंह, उन्हीं वो मुर्शिदाबाद से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो वो क्या करते हैं, अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं यहाँ पे मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मीर कासिम, तो इसको कैसे याद करना है, जैसे मीर कासिम आता है और ये कैपिटल शिफ्ट करते हैं, तो का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे, और ये भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हो गया। तो ये ईयर याद रखिए कौन से ईयर में था, 1762 में था। ये 1762 में ये ट्रांसफ़र करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो अभी दस्तक का जो गलत इस्तेमाल होता था, पहले की कंपनी को दिया जाता था फ्री ट्रेड, तो अब उसके आड़ में जो है ब्रिटिश इंडिविजुअल इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस मिसयूज को रोकने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली क्या आउटकम निकलता है, ये एबॉलिश करते हैं जितने भी ड्यूटी को है,
इंटरनल ट्रेड ब्रिटिश के को जो मिला हुआ था कि जितना भी आपको जो फ्री ड्यूटी मिला गया था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप इंटरनल ट्रेड करते हैं। ब्रिटिश सबको जो प्रोविज़न दिया गया था तो उसको ये रोकता है, जिसके चलते क्या होता है कि इंडियन ट्रेडर जो है मजबूत होता है कहीं ना कहीं इन कंपेयर टू ब्रिटिश ट्रेडर। तो ये जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कारण बनता है कि मीर कासिम के भी अगेंस्ट चला जाता है ब्रिटिशर। तो फाइनली क्या होता है, फिर मीर कासिम को भी हटाया जाता है। तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जो है शुजाउद्दौला और जो अवध के जो नवाब थे उनके साथ मिलकर, और फिर शाह आलम टू जो मुग़ल एम्परर थे उस समय, तो इसके साथ मिलकर वार होता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, और ये वार कहाँ पे होता है, ये बिहार के बक्सर ज़िले में होता है। तो ये कौन से ईयर में होता है, 1764 में होता है। तो ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, अब मेन उसमें कौन इंडिविजुअल था ब्रिटिश जो इन लोग के खिलाफ लड़ा था। अब ये 3 पार्टी है, देखिए यहाँ पे एक अवध आ जाता है, तो यहाँ पे अवध आ रहा है, यहाँ बंगाल आ जा रहा है और यहाँ खुद मुग़ल एम्परर आ जा रहा है। ठीक है, इतना लोग तीन लोग, इतने मजबूत लोग एक साथ। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हेक्टर मनरो है, और तब भी जो हेक्टर मनरो जीत जाता है। तो ये बहुत यहाँ पे वन ऑफ द ये इम्पोर्टेंट इवेंट होता है ब्रिटिशर्स सब के लिए कि यहाँ पे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, अब इस वाले में जो है कि हेक्टर मनरो भी जीत जाता है। तो ये 1764 में होता है बक्सर में। ठीक है, और फिर क्या करता है, ये जब जीत जाता है तो ये फिर ये निजाम उद्दौला को जो है यहाँ पे बैठाता है नवाब बना करके, जब ये जीत जाता है तो फिर और उसके फिर क्या होता है, समय के साथ फिर क्या होता है, ये 1764 में होता है। तो फिर 1765 में क्या होता है कि एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है। ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो शुजाउद्दौला का जो एक एरिया में एक आता है इलाहाबाद और करा, तो ये वहाँ से निकाल कर जो है ये नवाब इसको दे दिया जाता है, शाह आलम टू को दे दिया जाता है मुग़ल एम्परर को। ठीक है, शाह आलम टू को, और ये क्या होता है, और साथ साथ शाह आलम टू को जो है 26 लाख रुपए हर साल का एज ए सम जो है ब्रिटिशर्स उसको प्रोवाइड करता है इन रिटर्न कि हमको इधर पे ट्रेड करने दिया जाए, पूरा बिहार बंगाल उड़ीसा में कोई रोक टोक नहीं, और इसके आवेज में आपको 26 लाख रुपए हर साल का सम दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट साइन होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर जैसे ही समय आगे बढ़ता है कि 1772 में क्या होता है कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती है कि जो अपना डायरेक्ट रूल ले लेती है। पहले क्या होता था कि नवाब को रखती थी, फिर इसको ये नवाब को रखी, फिर नाम आता है नवाब ये सितब राय। ठीक है, जिसको राजा सितब राय भी के नाम से भी जानते हैं। ये फिर क्या करते हैं, नवाब बनते हैं इनके बाद, नवाब नजम उद्दौला के बाद। तो फिर वो जब नवाब बनते हैं राजा सितब राय, फिर राजा सितब राय रूल करते हैं। तो फिर क्या होता है, 1772 में होता है कंपनी डायरेक्ट रूल ले लेती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1772 में। तो अब इसके बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा कि ये उस समय वेरन हास्टिंग रहते हैं जो रूल कर रहे होते हैं, उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते हैं। ठीक है, उसके पहले 2 बार जो है क्लाइव ने गवर्नर का पदभार संभाला था, एक 1757 से 1760 के बीच में, फिर आता 1765 से 67 के बीच में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लाइव ने 2 बार गवर्नर का पदभार संभाला था। ये ईयर भी याद है, ये 3 साल था और फिर यहाँ पे 2 साल था। तो इन कुल मिलाकर 5 साल जो है जो ये क्लाइव ने गवर्नर का पदभार संभाला। फिर वही है जब हेक्टर मुनरो ने जब वो 17 बैटल ऑफ बक्सर जीता था, तो फाइनली जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 1765, तो ये किसके अंदर में हुआ था, ये हेक्टर मुनरो के अंदर में नहीं हुआ था, ये क्लाइव के अंदर में हुआ था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑन ग्राउंड हेक्टर मुनरो ने लड़ाई की जीतने के बाद, लेकिन क्लाइव फिर वो ये इस समय क्लाइव जो है ये ब्रिटिश जाकर रह रहा था। तो फिर वहाँ से रिटर्न आता है इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है को फ्रेम करता है। ठीक है, अब यही है इस ट्रीटी, वही है जैसे मैंने पहले बताया कि जो शुजाउद्दौला है नवाब ऑफ अवध, उससे कारा और इलाहाबाद ले लिया जाता है और शाह आलम टू को जो है जो समय के मुग़ल एम्परर थे उनको दे दिया जाता था। ठीक है, और इन रिटर्न क्या मिलता है, इन एक आता है दीवानी राइट, एक आता है फौजदारी राइट। ठीक है,
जो इन रिटर्न क्या था, दीवानी जो राइट है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का कंपनी को दे दिया था। इसका मतलब क्या होता है दीवानी का? इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश कंपनी को वो सारा अधिकार दे दिया जाए जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और रेवेन्यू को एडमिनिस्टर कर सके, ठीक है। और फौजदारी राइट में क्या होता है कि जो भी सिविल है, सिविल राइट है, क्रिमिनल राइट है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सारा जो है वो फौजदारी सिस्टम में देखा जाएगा। और ये किसको दिया जाता था? ये नवाब को दिया जाता था। तो इसका नटसेल में कहने का ये मतलब है कि जितना भी पैसा का मामला है वो ब्रिटिश कंपनी रख ली थी अपने हाथ में, जिसको दीवानी राइट कहते हैं। और जितना भी जो मैनेजमेंट का चीज़ है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हमको ठीक रखना है, क्रिमिनल ठीक रखना है, जस्टिस सिस्टम ठीक रखना है, सिविल ऑर्डर ठीक रखना है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना है, इस सब को फौजदारी सिस्टम के अंदर में ला दिया गया। और ये सारा चीज़ को केयर टेक कौन करती थी? जो नवाब को इस्टेब्लिश किया गया था, जो नवाब को बनाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि राजा सीतब राय को नवाब बनाया गया था। तो वो उस समय क्या होता था कि ये सारा चीज़ देखती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 1765 में जब ये बिहार में उस समय क्या चला था कि डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? उसका नाम था राजा धीरज नारायण, ठीक है। ये पॉइंट अगर याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि राजा सीतब राय को दीवान बनाया गया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये फैक्ट, तो ये याद रखिएगा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के 1765 में जो है बिहार में जो है राजा सीतब राय को बनाया गया था। जब राजा सीतब राय मर जाते हैं तो फिर जो है इनको ये इनके जो पुत्र होते हैं जिनका नाम कल्याण होता है उनको बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि बट बाद में राजा सीतब राय को डिप्टी गवर्नर का बिहार बनाया गया बाद में जाकर। तो मेन ये फैक्ट उतना नहीं पूछा जाता, तो ये फैक्ट पूछा जाता कि जो दीवान कौन बनाया गया। तो ये हो गया। अब ये आता है 1766 में क्या होता है कि कांग्रेस, मतलब एक कांग्रेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक मीटिंग समझ लीजिए, एक तरह का मीटिंग बैठाया जाता है। कहाँ पे? छपरा में होता है, ठीक है। ये किनके द्वारा होता है? जो बैटल बक्सर में हार जाते हैं सुजाउद्दौला और जो है जो मुग़ल एम्परर के एक ये एनवाय थे वो, और एक ये था ये जात राजा करके थे ये, और एक रोहिला चीफ। ये इन लोग के बीच में मीटिंग होता है और इन लोग के बीच में एक ट्रीटी साइन होता है। जो ट्रीटी कहते हैं कि इस ट्रीटी को बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए म्यूचुअल डिफेंस करेंगे। किसके खिलाफ? अगर कोई भी मराठा यहाँ पर आकर एग्रेशन करता है तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो ये एक ट्रीटी साइन होता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है बीपीएससी, ये एक फैक्ट की तरह आप देख सकते हैं कि मे भी अगर डीप जाए तो आप इस चीज़ को भी बना सकें, ठीक है। और ये बिहार को क्या बनाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर। तो ये इसको वाच टावर की तरह इसको बनाता है इंग्लिश को, कि हम, ठीक है, यहाँ से एक तरीके से हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा भी हम यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और क्योंकि बिहार सबसे ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में पड़ता है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि मराठा पे एक तरह के नज़र रख रहे हैं कि क्या है नहीं है। और ये जब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो कंपनी होती है, कंपनी के जो ट्रूप्स होते हैं, ये आम आदमी पर, जो है बिहार के लोग या बंगाल के लोग पे बहुत ऑपरेस इसको करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यहाँ के लोगों का जो है जीना मुश्किल कर देते हैं। तो और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1769 और 70 के बीच में एक बहुत बड़ा फेमाइन होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। इसको तो ये हो गया। ये क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ था। ये यहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सब कोई मिलकर के एक्सप्लॉइट कर रहा है। पुलिस भी एक्सप्लॉइट कर रहा है यहाँ पे, फिर ये ब्रिटिशर्स भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक्सप्लॉइट कर रही है, यहाँ का नवाब भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन से लेके हो जाए या जस्टिस सिस्टम से लेकर के या हो जाए, या यहाँ पे कोई ट्रेड के लिए कोई इंडिविजुअल हो उसके लिए जाए। तो चारों बगल से जो है यहाँ के लोग को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा था। तो आम आदमी को चारों बगल से ये लोग सब मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं। फाइनली इन लोग के पास कुछ बचेगा नहीं, इन लोग का पॉकेट ही सारा खाली हो जाएगा। तो ये सब सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना बेकार कर दिया गया था, तो इस सब के चलते फाइनली ये लोग क्या होता है, डिजास्टर्स फेमाइन होता है, ठीक है। बहुत लोग इसमें मर जाते हैं, 1000 ऑफ पीपल इसमें लोग जो है मर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस वाले। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे उतना उजागर नहीं किया जाता है भारतीय इतिहास में, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है। इनका मारे में लोग को मतलब मरते हुए छोड़ दिया जाए, ऐसा था। और अगर और डिटेल में अगर इसका एविडेंस अगर इसके डिटेल में पढ़ा जाएगा तो
और भी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, अब होता क्या है, समय के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि जब राजा सीतम राय की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वैरन हास्टिंग क्या करते हैं, जो इन्हीं के जो बेटे अभी मैंने बताया था कल्याण सिंह को जो है ये बनाया जाता है, दीवान बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सितंबर 1773 में। और हम लोग को पता है कि 1772 में जो है ये वैरन हास्टिंग जो है उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल बन चुके रहते हैं। ठीक है, वैरन हास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये हिलमेंस रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हिलमेंस रेसिस्टेंस किस लिए जाना जाता है, जब ये वैरन हास्टिंग रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ना ब्रिटिश का कंट्रोल हो सके, जो आज का जो राजमहल हिल है, ठीक है, वहाँ के लोगों के ऊपर, हिल के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो क्योंकि जब ये अपना कंट्रोल वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे अधिकतर जो आज के जो ये शेड्यूल ट्राइब या ट्राइबल सब जो है वहाँ पे वो लोग आराम से रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये जब अपना कंट्रोल करते हैं, अपना सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ के ट्राइबल्स के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है, रेसिस्ट किया जाता है। तो इसी रेसिस्ट को हम लोग हिलमेंस रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं। हिलमेंस रेसिस्टेंस किससे है, ये राजमहल हिल से है। ठीक है, आप हिल से याद करिए कि राजमहल हिल में भी हिल आता है और हिल में भी हिल आता है, और क्योंकि हिल के लोगों के द्वारा जो है ये रेसिस्ट किया गया था तो इससे हिलमेंस ट्राइब। तो ये कब होता है, ये जब वैरन हास्टिंग जो है अपना, जब वो बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधार देखिए कि यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट है। अब यहाँ पे है कि 1733 में क्या होता है कि उस समय बिहार के नवाब कौन थे, मतलब उस समय अलीवर्दी खान थे। तो उस समय तो ये था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक ही साथ रहता था। तो उस समय कौन थे, अलीवर्दी खान थे। ठीक है, बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था बिहार, उड़ीसा भी जो है इसी का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है अलीवर्दी खान उस समय नवाब थे। तो ये हो जाता है 1733 में। और कुछ फैक्ट क्या है, अब इधर से कुछ फैक्ट जो है ना रैंडम आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे सोर्स से पढ़ा है, और जो फैक्ट बार बार बीपीएससी जिससे क्वेश्चन पूछती है तो मैं वो सारे फैक्ट को एक जगह पर लिखा हूँ, रैंडम है ये। अब यहाँ पे आप कोई एक आपको फ्लो नहीं दिखेगा, यहाँ से आप रैंडम फैक्ट होंगे। तो ये एक, और ये तो नोट्स 1 है, और नोट्स 2 में भी और भी सारे फैक्ट आएंगे। तो यहाँ से रैंडम फैक्ट, तो आप इसको घबराइएगा नहीं कि यहाँ से क्या क्या फ्लो नहीं मेंटेन हो रहा है। तो बस आप इसको याद कर लीजिए एज इट इज़। और ये जो भी फैक्ट इसमें लिखा गया है तो कभी ना कभी बीपीएससी पूछी है, या ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बीपीएससी पूछ सके। तो ये फैक्ट आपको याद रहना ही चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लें कि अलीवर्दी खान थे। तो अलीवर्दी खान उस समय बिहार के नवाब यहाँ पे लिखा गया, तो बिहार, बंगाल और वो सब के नवाब थे, उड़ीसा के भी नवाब थे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं अलीवर्दी खान। ठीक है, और जो सबसे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट जो जिन्होंने लड़ा था, वो इनके बाद जो आए थे नवाब, उनका नाम था सिराजुद्दौला। इनके खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ फैक्ट यहाँ पे बिहार और सिख के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे गुरु तेज बहादुर, ये भी मतलब कि बिहार में आकर ट्रैवल किए थे। तो आप ये चीज़ को याद रखिएगा कि कौन कौन बिहार में आकर ट्रैवल किए थे। गुरु नानक भी थे, ठीक है, और गुरु तेज बहादुर भी थे। ठीक है, ये 9th गुरु थे और ये 1st गुरु थे। तो बिहार में आकर भ्रमण किए थे। और 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, या पटना साहिब जिसको एग्जैक्टली हम लोग आज के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली जब गुरु तेज बहादुर जब ट्रैवल कर रहे थे तो अपने वाइफ के साथ, तो इनकी वाइफ उसमें प्रेग्नेंट रहती है। तो ये क्या करती है, ये पटना में ही रुक जाती हैं, और जो गुरु तेज बहादुर आगे बढ़ जाते हैं, बंगाल की तरफ चले जाते हैं, और यहीं पे ही जो इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो इस तरीके का ये कहानी था। तो ये 1666 में गुरु गोविंद सिंह जो है जन्म लेते हैं। तो ये फिगर बहुत ईजी है, 666, तो ऐसे याद कर सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जो आज वहाँ पर तख्त श्री हर मंदिर जो है इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये बड़ा फेमस है पटना साहिब में। तो ये उन्हीं का ही है स्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी का। तो ये फिर 10 साल के अंतर में ही, मतलब कि 10 साल की उम्र में ही ये जो है इनको गुरु बना दिया गया था। कि गुरु तेज बहादुर जी नहीं रहे थे फिर उस समय, तो 10 साल की उम्र में ये गुरु बन गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1676 में
गुरु बन गए थे। और 1699 में खालसा पंथ जो है इस्टेब्लिश करता है। अब ये खालसा पंथ होता क्या है, क्योंकि ये सब गुरु थे, तो गुरु का काम होता है कि समाज को लेकर चलना, समाज का कल्याण करना, अधिकतर जो है कि रिलीजियस वर्क को देखना। तो अब होता क्या कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना कि बार बार इंटरफेयर करते थे किसी न किसी तरीके से कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ या और भी जो है राजा के ख़िलाफ़, जो कि अपने आप को ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो एक मिलिट्री विंग या जिसको मिलिशिया विंग कहते हैं, तो वो इस्टेब्लिश करते हैं कि अब ये लोग जो काम क्या करेंगे कि ये लोग जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जिस तरह से एक घर होता है, घर के अंदर 4 दीवारी होता है, 4 दीवारी जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और यहाँ पे लोग आराम से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उसी तरीके से जितने भी गुरु थे और जिनके फॉलोअर थे, ये आराम से यहाँ पे मतलब कि ये रहेंगे। और इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनको ये खालसा पंथ जो है, जो मिलिट्री विंग है, मिलिशिया विंग है, ये सब प्रोटेक्ट करेगा जो बाहरी आक्रमण से होगा। ठीक है, ये जो है कि हो सकता है अगर कोई मराठा लड़ने के लिए आ जाए या रोहिला लड़ने के लिए जाए, तो उसके खिलाफ लड़ने लगेंगे ये खालसा पंथ। या ब्रिटिशर, मेनली ये ब्रिटिशर के खिलाफ बनाया गया था खालसा पंथ का शुरुआत, क्योंकि ये लोग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया जाता था। तो ये हो गया, तो खालसा पंथ एक तरह का मिलिशिया विंग था। और आज भी हम लोग देखते हैं ये मिलिशिया विंग एग्जिस्ट करती है। पहले कोशिश किया जाए कि प्रेम से बात करके मामला संभाल लिया जाए, अगर जब नहीं होता तब ये जो है वेपन का इस्तेमाल किया जाता। तो ये हो गया। तो ये 1699 में ये किया गया था, तो ये ईयर याद रखिएगा। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है कि 1708 में जो है नांदेड़ में, महाराष्ट्र में एक जगह है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट आप एज इट इज़ याद रखिएगा ईयर के साथ, क्योंकि ये ईयर बीपीएससी पास्ट ईयर में पूछ चुकी हैं। तो हो सकता है कि इस बार या अदर बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, अब आते कुछ ट्रैवल मूवमेंट जो है ईयर के साथ पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेगा। तो एक आता है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तो ये तमाड़ कौन सी ईयर में होता है? 1789 से लेकर के 1799, मतलब अराउंड 10 साल तक ये जो है विद्रोह रेसिस्टेंस चला था। तो ये हो गया तमाड़। ठीक है, तमाड़। अब आता है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह, ये चेरो विद्रोह क्या होता है? बस ये इससे ही कुछ साल बाद ये हो जाता है, ये 1800 में होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे चेरो? तो अब जैसे कि चेरो होता है, तो चेरो में भी लास्ट में ओ आता है, और 1800 में भी लास्ट में 00 आता है। तो ये उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, चेरो विद्रोह। ठीक है, उसके बाद आता है हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह। तो हो विद्रोह कब होता है? ये 1820 में होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे कि हो में क्या होता है कि 2 लेटर है ना, 2 वर्ड है, तो हो गया, इसलिए यहाँ पे 1820 में भी यहाँ पे 2 आता है, तो 20 हो गया। तो ये ठीक है। अब कोल में देखिए, कोल में क्या है? 3 वर्ड है, तो ये 1830 में हो गया। ठीक है, तो हो गया, कोल हो गया। फिर संथाल तो इतना फेमस है कि इसका ईयर याद क्या करना है, इसको डिटेल से पढ़ना ही है हम लोग को मेंस को लेकर, मेंस में इतने बार पूछा जा चुका है। तो ये संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रोमिनेंट लीडर होते हैं, चांद, भैरव, सिद्धू, कानू। तो खैर मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट नोट्स में ना ये सारी चीज़ें पॉइंट कवर है। तो इस नोट्स में जो भी चीज़ दिए गए हैं सिर्फ मैं उसी को एज इट इज़ बता रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट नोट्स करूँगा उसमें ये सारे और भी डिटेल इसी मूवमेंट के बारे में या इसके और भी सारे पॉइंट जो है इसमें उसमें मौजूद होंगे। तो ये संथाल है 1855 में। और आता फिर इसका आता है मुंडा विद्रोह, जो बिरसा मुंडा से हम लोग जानते हैं। तो ये 1899 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक्चुअली चला था 1895 से 1900 के बीच में। ठीक है, तो 1899 इसको याद रखिएगा। तो आप इसको ये ऐसे याद रखिए कि तमाड़ और इसके बीच में देखिए लगभग 100 साल का गैप है। 1789, 99 और ये 1899, लगभग 100 साल का। तो आप इस तरीके से याद करते हो। सबसे पहले तमाड़, फिर हो गया तमाड़ हो गया, फिर उसका चेरो, फिर हो, फिर कोल। ठीक है, अब आता फिर ताना भगत। ठीक है, तो ये 1913-14 के समय था, जब ये गांधी जी उस समय प्रोमिनेंट फिगर बन रहे थे। तो इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको यात्रा भगत लीड करते हैं। तो ये इसमें और ये सारे मूवमेंट में खासियत क्या है कि ये सभी जो मूवमेंट है ये सब जो है
रिबिलियन थे और इसके में जो है वेपन का कहीं ना कहीं या वायलेंस का इस्तेमाल होता था, लेकिन ताना भगत वाले मूवमेंट में वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होता। ये गांधीयन फिलॉसफी से ये जो मूवमेंट चलता है, ठीक है, नॉन वायलेंस की तरफ। तो ये इस ताना भगत मूवमेंट या रिबेलियन का खासियत था, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है 1857 का कुछ पॉइंट लिखा हो गया है। जो 1857 जो बिहार में स्टार्ट हुआ था वो एक रोहिणी देवघर में, जो आज का झारखंड एरिया में आया था, वहाँ से पे जो है बिहार में सबसे पहले यहाँ से 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ के पटना में जो पीर अली हैं, जो ये बुक सेलर थे, तो वो लीड करते हैं यहाँ पटना में 1857 का। और फिर ये दानापुर का जो कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया में जो कैदी रहते हैं, यहाँ बंदी बना के रहते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सब को मार करके वो जो है जेल से बाहर निकलकर कुंवर सिंह के पास चले जाते हैं कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जाने के लिए। तो कुंवर सिंह क्या करते हैं, इनका बात समझ करके फिर ये ब्रिटिश के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और फिर ये फाइनली क्या होता है कि हालांकि इसमें बहुत सारा बीच में स्टोरी होती है, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, वो मेरे नेक्स्ट नोट्स में मिल जाएगा। ये जो टेलर जो होता है उस समय, जो टेलर के अंतर्गत जो है 26 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। तो ये तारीख आप याद रखिएगा कि 26 अप्रैल 1858 में, 1857 की क्रांति हुई, 1858 में इनकी मृत्यु, तो ये ईयर याद रखिएगा। और 26 अप्रैल इसको कैसे याद करेंगे कि 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, तो 26 उधर से याद हो जाएगा। और अप्रैल है कि यहाँ पे कि कुंवर सिंह जो है, और अल्फ़ाबेट में ए क्या होता है कि पहले आता है, तो उस तरीके से कि कुंवर सिंह बहुत महान थे तो ये पहले आते हैं, तो अल्फ़ाबेट का एक लेटर पहले आता है, तो अप्रैल तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। और अप्रैल के ऐसा भी है कि 26 हो गया, और ये अप्रैल हुआ, ये चौथा महीना है, ठीक है। तो अब ये 26 है ना, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये 8 भी आ रहा, 8 ये 4 के ही टेबल में आता है, तो उस तरीके से भी आप याद करते हैं। ये डेट याद रहना चाहिए, 26 अप्रैल 1858 में। और ये किसके अंतर्गत था, ये उस समय रूल चल रहा था टेलर का यहाँ पे, तो टेलर के अंदर भी ये हार जाते हैं। ये भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बिहार में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये 12 जून को स्टार्ट हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब इसको कैसे 12 है, जून है, ये 6ठा महीना होता है, तो उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। रोहिणी है तो ये देवघर में स्टार्ट हुआ था, ये भी है पटना में, पीर अली में, ठीक है, दाना के कैंटोनमेंट एरिया में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अदर रिबेलियन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अदर रिबेलियन आता है कि जो वहाबी मूवमेंट बिहार में बहुत ज़ोर शोर से चला था। तो ये एक्चुअली किनके द्वारा स्टार्ट किया था, ये अब्दुल वहाब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब्दुल वहाब के द्वारा ये वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ये अब्दुल वहाब जो है भारत के कोई फिगर नहीं थे, ये बाहर के वाले फिगर थे, वो इस्टेब्लिश ये रिबेलियन स्टार्ट किया था वहाबी मूवमेंट। ये एक्चुअली था रिलीजियस को रिफॉर्म करने का मूवमेंट था वहाबी। ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था शुरुआत में, बाद में जा करके ये ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। और ये क्या था, और भारत में इसको किन्होंने स्टार्ट किया था, ये था सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। सैयद ये राय बरेली के थे, ये सैयद अहमद बरेलवी जो है भारत में ये वहाबी मूवमेंट को लेकर चलते हैं, ठीक है। और इनका कौन कौन सेंटर बना था, पटना और सितना जो है आज का पाकिस्तान में है, और पटना मेन इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो ये पूछा जा चुका कि कौन सा सेंटर वहाबी का रह चुका है, तो पटना सेंटर था। ऑप्शन में लखनऊ भी रह सकता है, दिल्ली भी रह सकता है, लेकिन पटना सेंटर था, ठीक है। और पटना में इनके लीडर कौन थे, तो इनके थे विलायत अली, इनायत अली, फ़रत अली और हुसैन, ठीक है। तो ये 4 नाम जो है इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, विलायत, इनायत, फ़रत और हुसैन, ठीक है। अब ये इनका यहाँ पे जैसे कि लक्ष्य क्या था, ऑब्जेक्टिव की धर्म सुधारक। तो फिर भाई पहले जो रिलीजियस रिफॉर्म की ये बात करता था वहाबी मूवमेंट, फिर बाद में जा कर के ये ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो जाता है। और फाइनली जो ब्रिटिश सब जो है इसको बहुत तरीके से इसको ऑपरेट करती है, और फाइनली 1863 में वहाबी मूवमेंट को पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है। और इसके पीछे भी स्टोरी है कि इसको सप्रेस करने के लिए
जो ब्रिटिशर्स ने जी जान लगा दिया था। इन्होंने एक स्कीम लगाया था कि अगर इसके जो वहाबी मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट फिगर थे, अगर वो उनके बारे में अगर कोई बता देता है तो उनको कुछ अमाउंट इनाम के रूप में दिया जाएगा, और रात को कर्फ्यू लगाना, इतने रात को नहीं आना, ये सब बहुत तरह तरह के टेक्निक को इस्तेमाल किया था वहाबी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। क्योंकि 1855 में संथाल चला, 1857 में फर्स्ट रिवॉल्यूशन हम लोग का चल रहा था। तो ये अंग्रेज जो है कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे थे कि कोई भी तरह का मूवमेंट जो है लोगों के बीच में रहे नहीं। तो ये चीज़ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये सेंटर कहाँ था? पटना था। विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली, हुसैन, ये पहले पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नोनिया विद्रोह, ठीक है। नोनिया विद्रोह का ईयर कौन सा था? ये 1770 से 1800 के बीच में था, ठीक है। ये ईयर याद रखिए, ये लगभग 30 साल था नोनिया विद्रोह, ठीक है। अब ठीक इसी समय एक और विद्रोह चल रहा था, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, जिसका सेंटर आज का बिहार का पूर्णिया जिला है, वो सेंटर था, ठीक है। ये भी चला था, और इसी से ही सन्यासी रिवोल्ट से ही शायद ये बंकिम चंद्र जो चटर्जी है या चट्टोपाध्याय कहीं पे भी लिखा रहता है, तो वो भी अपने एक नोवेल जो लिखते हैं वो इसी से इंस्पायर्ड होता है। तो ये हो गया। तो ये नोनिया है क्या? जो शोरा उत्पादक के मजदूर थे उनको नोनिया कहा जाता था। शोरा जो हम लोग ने पहले ही देखा था कि साल्ट पीटर जिसको कहते हैं या जिसको गन पाउडर कहते हैं, उसको उसके जो मजदूर हुआ करते थे, जो रॉ मटेरियल निकालते थे, तो वो क्या करते थे, वो जो है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि उनको जो है जो उचित जो है रेवेन्यू दिया नहीं जाता था। तो जिसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे इसके खिलाफ़ हो गए थे, तो ये विद्रोह जो है चला गया था। अब आता है ये क्या कर रहे थे, जब ये इनको ईस्ट इंडिया कंपनी सही से पैसा नहीं देती थी, तो ये क्या करते, ईस्ट इंडिया को नहीं बेचकर किसी और को भी ये है साल्ट पीटर बेचते थे। अब जिसके चलते ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, नाराज़ हो जाती है और इसके ऊपर जो है क्रैकडाउन करती है मजदूर के ऊपर। तो फिर ये मजदूर जो है ब्रिटिश के खिलाफ़ चले जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है एक और विद्रोह, लोटा विद्रोह, ठीक है। ये आज का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो वहाँ पे हुआ था। ये कौन सी ईयर में हुआ था? 1856 में हुआ था। ये ईयर भी याद रखिएगा। तो हुआ क्या था ना कि उस समय लोग ब्रास के या जिसको कहते हैं पीतल के लोटा में पानी उनी पीते थे। तो कैदी जो हुआ था, कैदी जो है वो पहले पीतल के लोटे में पानी उनी दिया जाता था, लेकिन ये 1856 में क्या हुआ कि ये पीतल का लोटा के जगह पर मिट्टी का लोटा दिया गया, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग ऐसा कर रहे थे। तो ये लोग जो वहाँ के जो कैदी थे वो नाराज़ हो जाते हैं और जिसके खिलाफ, और वो अंग्रेज़ के खिलाफ़ जो है विद्रोह करते हैं, ठीक है। इसी को है लोटा विद्रोह किया जाता है। तो ये आप ये बीपीएससी इसको पूछ चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। लोटा जो है मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है, और ईयर देखिए 1856 है, 57 नहीं है, 56 है। अब कुछ जैसे कि किसान विद्रोह है जो फेमस हुआ है, कि ये सबसे पहले तो 1917 में चंपारण वाला सत्याग्रह सबसे फेमस है। ये गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, और ये 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे, फिर 5 दिन बाद 15 अप्रैल को मोतिहारी, फिर 22 अप्रैल को जो है बेतिया पहुंचे थे, और ये मुजफ्फर होते हुए गए थे। तो ये सब भी पूछा जा चुका है कि मुजफ्फरपुर होते हुए गए थे कि क्या किए हुए थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर होते हुए गए थे। ये ईयर भी याद रखिएगा, 10 अप्रैल है पटना, 15 को मोतिहारी और 22 को बेतिया। तो मोतिहारी ईस्ट चंपारण में आता है और बेतिया वेस्ट चंपारण में आता है, ठीक है। ये किन के मदद से गए थे? तो हम लोग को पता ही है, राजकुमार शुक्ला की मदद से गए थे, जिन्होंने लखनऊ स्टेशन में गांधी जी से मुलाकात की। और ये कहाँ से ट्रेन पकड़े थे? ये बंगाल से ट्रेन पकड़े थे, बंगाल से आए थे पटना। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, लखनऊ से नहीं आए थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि मेरे नेक्स्ट नोट में ये सारा पॉइंट कवर है, तो हम लोग जब उधर देखेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे ये सारी चीज़ों को, कि जो इंक्वायरी कमेटी होता है, फिर इंक्वायरी कमेटी के समय में कौन कौन सा मेंबर था, नहीं था। तो खैर अभी जो पॉइंट है यहाँ पर आप इसको देखिए कि ये सारा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1919 में जो है एक और जो होता है दरभंगा किसान विद्रोह होता है, जो महाराजा दरभंगा के ऊपर जो है जो ये किसान जो है अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। महाराजा दरभंगा जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, तो वहाँ के लोग जो है सप्रेस फील कर रहे थे। तो इनको कौन लीड करते हैं? स्वामी विद्यानंद। तो ये स्वामी विद्यानंद का नाम आता है दरभंगा किसान विद्रोह से, ठीक है। इस नाम को याद रखिएगा, बीपीएससी से कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है।
जब ये 1917 में जब देखे कि चंपारण सत्याग्रह इस तरीके से हुआ और इससे फाइनली आउटकम निकला, तो इसी से इंस्पायर होते हुए स्वामी विद्यानंद भी जो है इसको लीड किए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किसान सभा, क्या पहला किसान सभा कहाँ पे बेटा 1922 और 23 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन उस समय ख़त्म हो चुका था, तो ये कहाँ हुआ था, मुंगेर में हुआ था। और ये मुंगेर में किनके द्वारा लीड किया जा रहा था, ये एक मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, बीपीएससी पूछ चुकी है कि पहला किसान सभा कहाँ पे था, 1922-23 में मुंगेर में हुआ था, तो ठीक है। और ये जुबैर और ये श्री कृष्ण सिंह, ये मुस्लिम और ये हिंदू, तो ये दोनों मिल करके जो है किसान के हित के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंगेर से स्टार्ट होता है, आप ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। फिर सेकेंड हमको यहाँ पे देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है किसान के लिए बहुत प्रोमिनेंट फिगर बन जाते हैं। इन्होंने क्या है कि औपचारिक रूप से 1928 में जो है किसान सभा को स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनली जो है 1929 में बिहार प्रोविजनल किसान सभा का जो है गठन किया गया, ठीक है। बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक। और एक फिर जो है 1936 यहाँ लखनऊ लिखा गया शॉर्ट में, इसमें ऑल इंडिया किसान सभा जो है लखनऊ में, पटना में ऑप्शन में रहेगा लखनऊ की जगह, तो आपको 36 में याद रखिएगा, 36 में पटना में नहीं हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए यहाँ पे खासकर मैं जोर दे रहा हूँ। ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, तो 1936 में, और इसको लीड भी किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। सर यहीं का साथ फेमस एक डायलॉग रहता है, कैसे लोगे माल गुजारा, लठ हमारा जिंदाबाद। ये स्लोगन स्वामी सहजानंद जी के द्वारा ही दिया गया है। तो आप खैर वो नेक्स्ट नोट्स में मिल जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। ये सभी पॉइंट जो है ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी रैंडम है, तो इसीलिए मैं उसी पॉइंट को लिख रहा हूँ जो पॉइंट बीपीएससी के एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे 1934 में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 1934 लिखा गया, और जिसका लिखा गया अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव थे, या जिसको परसेंट कहे या सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ये कौन सा था 1934 में, क्या स्टेब्लिश होता है, ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होता है, ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्टेब्लिश होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो नरेंद्र देव थे, ठीक है। इसको याद रखें कि आज का जो नरेंद्र मोदी है तो उस समय नरेंद्र देव जी थे। तो नरेंद्र देव जी जो है 1934 में प्रेसिडेंट होते हैं। फिर जो उनके जो और सचिव जो होते हैं ऑल बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, ये जयप्रकाश नारायण होते हैं। और ये कहाँ इस्टेब्लिश होता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये पटना के जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसके जैसे कैसे याद करेगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में हुआ है, तो 1934 में आप याद करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1934 में, और इसके प्रेसिडेंट जो है बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। तो ये उस समय याद करेगा क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड 1934 यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इस समय भी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जैसे इसमें 4 वर्ड है ना, 4 लेटर, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वर्ड है, तो यहाँ पे इसलिए 4 1934 में आ गया, ठीक है। और नरेंद्र देव जो है उम्र में जयप्रकाश नारायण से बड़े थे। और एक्चुअली हुआ क्या था कि 1933 में जो है ना नासिक की जेल में नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण साथ में थे, ठीक है। तो आपस में ये थॉट शेयर करते हैं, इनके बीच में आपस में संबंध मजबूत होते हैं। तो फिर फाइनली 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण होता है, और ये जो है नरेंद्र देव जी प्रेसिडेंट और जो जयप्रकाश नारायण जी जो सचिव जो है बनते हैं। तो ये होता है एक। और 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा होता है ऑल ओवर इंडिया में। तो बिहार में भी होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा होता है। तो ये कहाँ पे इसका मेन सेंटर बनता है, बिहार में पटना सेंटर बनता है, ठीक है। और पटना के जो फेमस फिगर है मजरूल हक जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहा होता है। और हम लोग को पता 1916 में जो तिलक है होते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो पुणे में लीड कर रहे होते हैं, और जो एनी बेसेंट जो है वो आउट ऑफ पुणे महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया जो है वो देख रही होती है। उनका जो मेन सेंटर होता है मद्रास होता है, ठीक है। तो वो देख रहे थे। तो वो होम रूल मूवमेंट जो है बिहार में भी अच्छा शुरू पकड़ता है। तो ये पटना में मजरूल हक के द्वारा लिया गया था, ठीक है। अब फिर 1920 में क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, और ये पटना में इनको ये कौन लीड करते हैं, ये पटना में इस समय आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। अभी
समय जैसे बढ़ा 1916 में मजरूल हक इम्पोर्टेंट फिगर थे, फिर समय बढ़ते बढ़ते राजेंद्र प्रसाद जब आ जाते हैं। 1920 में जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने लीड किया था। और भी इंडिविजुअल थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर थे यहाँ पे। तो ये सदाकत आश्रम भी इस्टेब्लिश करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर आकर वो सदाकत आश्रम में ही रहते हैं। तो सदाकत आश्रम बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस समय मजरूल हक भी जो है अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। इन्होंने एक जो मदरलैंड नाम का जो न्यूज़पेपर है, ये बार बार इस मुद्दा को उठा रहे थे, ठीक है। ये हो गया। तो ये कब था? मदरलैंड, एम फॉर मदरलैंड, एम फॉर मजरूल हक। फिर एक साइमन कमीशन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन आती है, जिसके 7 मेंबर होते हैं और 7 के 7 वाइट होते हैं, जिसके खिलाफ ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि क्यों इसमें इंडियन मेंबर नहीं है। तो बिहार में जो है कि हम लोग को पता है कि जो इंडिया लेवल में लाला लाजपत राय जो है इनको लेकर चलते हैं, जिनके चलते वाइट प्रोटेस्ट होता है और इनके सर पे चोट लगती है और ये जो है स्वर्गवास हो जाते हैं। तो बिहार में इनको साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा होता, कौन लीड करते हैं? ये अनुग्रह नारायण सिंह जी जो है इसको लीड करते हैं। तो इसको मैंने ट्रिक से याद किया था कि ये अनुग्रह करते हैं, साइमन से जो है अनुग्रह करते हैं कि आप इस तरह के कमीशन को रद्द कर दें, ठीक है। ये तो ये आप देखें कि 1928 में जो प्रोमिनेंट फिगर में आ गए अनुग्रह नारायण सिंह। ये जिस तरह से समय बदल रहा है तो फिगर का भी शेप बदल रहा है, ये आप इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब 1907 में भी होता है, 1907-8 में जो होता है ना, महेश नारायण होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, तो और भी सब होते हैं, अली भी रहते हैं, हुसैन भी रहते हैं। तो ये सब जो है ना बिहार को अलग करने में 1912 में जो बिहार जो है बंगाल से अलग होता है, तो इन लोग का बहुत मेन रोल होता है। उसमें बिहार टाइम्स मैगजीन का भी मेन रोल होता है। खैर ये हम जो मेरे दूसरे नोट्स में होगा उसमें ये सारा चीज़ डिटेल में होगा, तो हम लोग उसको उसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो 1930 का समय आ चुका है, अब ये इसमें CDM चल रहा होता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये इस समय जो है स्वदेशी को लेकर के बहुत लोगों के बीच में जो है इसके ऊपर रुझान चल रहा था कि खुद का बना हुआ चीज़ पहनना है, और जो यहाँ के लोकल जो आर्टिशन है, ट्रेडर्स है, मज़दूर है, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो उसके इसको लेकर के जो है छपरा में नंगी आंदोलन चलता है। ये छपरा कैदी क्या होते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर वो स्वदेशी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ का जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कपड़ा दिया जाता है उसको खोल देते हैं और नंगा हो जाते हैं। तो ये इसलिए इसका नाम पड़ता है नंगी आंदोलन। कहाँ पर होता है? ये छपरा में होता है। आप इस लोकेशन को आप जो मैं ये बता रहा हूँ, छपरा में है, कोई मुजफ्फरपुर में है, तो कोई पटना में है, कोई देवघर में है, तो ये इससे क्वेश्चन बाकायदा बीपीएससी पूछ चुकी है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा चीज़ में कब हुआ था। जैसे ये CDM, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में हो सकता है कि NCM लिख दे या लिख दे QIM लिख दे। तो आपको ये याद रखना कि CDM के समय में ये मूवमेंट किया गया था, ठीक है। तो ये आप इसको याद करते हो। जैसे कि CDM हो गया, C से छपरा हो गया, C से CDM हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। स्वदेशी के समय क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखा है। स्वदेशी मूवमेंट इसी समय जो चल रहा था, नंगा हो गया था। तो ये नोट्स मेरा जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता। तो लगभग मैंने ये नोट्स को जो है कंप्लीट बता दिया है। तो हालांकि इसमें सारा पॉइंट तो नहीं कवर है, इसमें लगभग कुछ पॉइंट जो कवर हो गए, लेकिन सभी पॉइंट जो है बीपीएससी किसी न किसी तरीके से पूछ चुकी है। तो ये मेरा पहला नोट्स कंप्लीट हो जाता। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट नोट्स जो बिहार का वो अपलोड करूँगा वीडियो के साथ। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।